फेयर मैगजीन जनवरी 2025, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना चैप्टर 4, जिसमें हम साइंस एंड टेक को देखते हैं। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, यू कैन रिलाई ऑन आवर सेल और पीएम पाठशाला के पूरी तरह से एक जेन्युइन कंटेंट करंट अफेयर्स के फॉर्म में बनाया जा रहा है फ्रॉम द लास्ट 2 years। यू कैन ज्वाइन दैट प्लेलिस्ट, पूरी कंप्लीटली बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इवन हमारे टेलीग्राम लिंक पर हम जो भी चैप्टर्स पढ़ाते हैं उनके MCQs भी देते हैं, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके सीधा ही डायरेक्टली टेलीग्राम लिंक से कनेक्ट हो सकते हैं। आज का पहला ही टॉपिक है जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, न्यूज़ में क्यों रहा, इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं, RNA DNA के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे। थोड़ा देखो, साइंस के टॉपिक्स थोड़े टेक्निकल होते हैं, ध्यान से सुनना, ताकि जब कल MCQs आएँ तो आप उसमें लड़खड़ाओ ना, आंसर्स आपके गलत ना हो, ठीक है। और आप एक बात ज़रूर ध्यान रखना, GS3 साइंस एंड टेक के अंदर सबसे ज़्यादा जो साइंस एंड टेक का पोर्शन होता है वो करंट अफेयर्स होता है। आप समझ लो, बल्कि करंट अफेयर्स ही होता है। तो ऐसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू बी वेरी मच कंसर्न अबाउट इट कि आपका जो ये पार्ट है साइंस एंड टेक का करंट अफेयर, वो आप अच्छे से करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जिसमें हम बात करेंगे जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। GIP यानी कि जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ, इन्होंने ना एक बहुत ज़बरदस्त माइलस्टोन को अचीव करा है बाय मेकिंग अ जिनोमिक डेटा। 10,000 इंडिविजुअल्स का इन्होंने ना पब्लिकली एक्सेसिबल बनाया है जिनोमिक डेटा। अब ये जिनोमिक डेटा क्या होता है, ये भी ज़रूरी है जानने के लिए, क्योंकि जिनोमिक डेटा की ज़रूरत ऐसी क्यों पड़ी, या हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये एक माइलस्टोन है। समझते हैं इसके बारे में। देखो, जिनोमिक डेटा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंफॉर्मेशन होना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की DNA के बारे में पता होना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना, उसके फंक्शंस के बारे में पता होना, उसके एवोल्यूशन के बारे में पता होना, ठीक है। तो यानी कि जिनोमिक डेटा में क्या है, मॉलिक्यूल्स का सीक्वेंस कैसे है जीन्स के अंदर, हर जीन फंक्शन कैसे कर रहा है, रेगुलेटरी एलिमेंट कैसे हैं, जीन्स के बीच में आपस में कनेक्शन कैसा है, ठीक है। तो ये इसमें सिलसिला है सारा। अब ये क्या हुआ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आप जानते ही हो। अब इन्होंने क्या करा है, जिनोमिक इंडिया प्रोजेक्ट में इन्होंने यहाँ पर 10,000 इंडिविजुअल्स का डेटा बेसिकली आर्काइव किया है, सीक्वेंस बनाया है। और इसको करने के लिए इन्होंने कहाँ पे किया है, ये एट द बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, जो कि फरीदाबाद में है, और भारत का ऐसा पहला नेशनल लाइफ साइंस रिपोजिटरी है। तो इसको आर्काइव को पब्लिकली फंड रिसर्च डेटा के थ्रू करा गया है। इसको सपोर्ट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। फ्रेमवर्क की अगर बात करें, फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा प्रोटोकॉल्स, IBDC पोर्टल्स हैं, जिनोमिक इंडिया डेटा कॉन्क्लेव करके लॉन्च किया गया है। फ्रेमवर्क है फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा प्रोटोकॉल, जो बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस के तहत आया, ताकि नेशन को एक स्पेसिफिक डेटा की हाई क्वालिटी मिल जाए, राइट। इसके साथ ही साथ ना यहाँ पर ना कुछ टर्म्स भी हैं, लाइक होल जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारा पूरा का पूरा इंटायर DNA सीक्वेंस है, उसका कोडिंग कैसे है, नॉन कोडिंग उसके अंदर कैसे रीजन्स है DNA के अंदर। क्योंकि ना जो आपका DNA है उसके अंदर ही कोडिंग और कुछ नॉन कोडिंग कवर्स होती हैं जिनोम को बनाने में पूरी, ठीक है। एक्सॉन्स वो रीजन होता है जहाँ पे ना जिनोम डेट एंड्स अप, वहीं से mRNA जो मॉलिक्यूल होता है वो वहाँ से सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को। अब आप देखो, ये ना इसकी साइकिल है RNA और DNA की, दिस इज़ द साइकिल। अगर आपने क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ी है तो वहीं से ये डायग्राम लिया गया है, उसी को समझाया गया है कि RNA और DNA में फ़र्क क्या होता है। सिटोसाइन यहाँ दोनों जगह पर है, आप देख रहे हो, ग्रेनाइन भी है, एडाइन भी है। यहाँ पर देखो, DNA में थाइमाइन होता है, यहाँ यूरेसिल होता है। ये शुगर फॉस्फोट को हेलिक्स करता है, यहाँ पे अलग तरह से रिबोन्यूक्लिक एसिड है, यहाँ पे रिबोन्यूक्लिक एसिड है। अब यहाँ ना हम समझते हैं कि जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट में करने की कोशिश किया की गई है। देखो, 2020 में ना डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसको लेकर आया। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस थे ना, कम से कम 20 इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर ना भारत की पूरी मैपिंग करी है इंडिया की जेनेटिक डाइवर्सिटी को निकालने के लिए। इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद है कि ना हम एक ऐसा जेनेटिक वेरिएशन का कैटलॉग बनाएं, जिसमें ना हम ना ये देखना चाहते हैं कि भारत की जनसंख्या में, इंडिया की पॉपुलेशन में यूनिक डाइवर्सिटी कैसे रिफ्लेक्ट होती है। फिर की अचीवमेंट की बात करें तो 20,000 सैम्पल्स को ना 83 डाइवर्स पॉपुलेशन से कलेक्ट किया गया है, एक बायो बैंक बनाया गया है। इसी के साथ साथ ना 10,000 जिनोम सीक्वेंस फर्स्ट फेज़ में किया हुआ है, और फिर एक ना रेफरेंस जिनोम इंडिया का तैयार करा गया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि
क्योंकि आप समझ रहे हो, मकसद समझ रहे हो इस प्रोजेक्ट का पूरी तरह से मकसद ये है कि भारत की जनसंख्या में बहुत सी ऐसी यूनिक डाइवर्सिटी है, उसको हमें क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है पॉपुलेशन के अंदर। अब ना ये करते कैसे हैं, लाइक जिनोम सीक्वेंसिंग होती कैसी है। सबसे पहले जिनोम का मतलब है कि आप किसी डीएनए आरएनए के जेनेटिक मटेरियल को, किसी इंडिविजुअल या स्पीशीज़ का आप बेसिकली उसके इंटायर सेट को देखना चाहते हो। अब जिनोम के अंदर ही ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, डेवलपमेंट को लेके, फंक्शनिंग को लेके, ऑर्गेनिज्म के मेंटेनेंस को लेके, ये सारा कुछ होता है। जिनोम सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग आपका कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल को देखना, ठीक है, यानी कि प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस डीएनए आरएनए स्ट्रैंड को चेक करना, ये देखना कि इसमें कितना सीक्वेंस मौजूद है, इसके बेसिस को देखना। इवन ना लेटर भी लगाए जाते हैं ATCGU करके, ऐसे ना इनकोड किए जाते हैं यहाँ पे लेटर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो C है, G है, A करके ना ऐसे लेटर्स को लगाया जाता है, ताकि ना हमें पता चलता रहे कि इनके बेस सीक्वेंस क्या क्या हो रहे हैं। और हम ना यहीं से चेक करते हैं कि सेल कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे ऑपरेट हो रहा है। बायोलॉजिकल किसी की इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हम जिनोमिक सीक्वेंसेस को करते हैं, ठीक है। अब ना जिनोम सीक्वेंसेस के बहुत फ़ायदे हैं। पहला ही सेक्टर है हेल्थ केयर एंड मेडिसिन में बहुत ज़्यादा ये यूज़ हो जाने वाला है। यानी मेडिकल रिसर्च को अगर आप देखते हो तो जिनोम सीक्वेंसिंग ना आइडेंटिफाइंग जेनेटिक डिसऑर्डर, सबसे बड़ी बात ये है। आप सोचो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को कैसे करना है, हमें डिजीज़ रिसर्च को इन्हांस करना है, हम ना जेनेटिक वेरिएशंस को लिंक करना चाहते हैं, ताकि ना हम प्रेवलेंट हेल्थ कंडीशंस को चेक कर पाएँ। तो हमारे देखो हम देख रहे हैं आजकल रेयर डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। चलो रेयर डिजीज़ क्या होती है और कौन कौन सी हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। आपको पता है ज़्यादातर जो भी, जैसे एक मैं नाम ले लेती हूँ, सिकल सेल डिजीज़ है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ही होती है ना गाइस ये। अब ना हम चेक करना चाहते हैं जिनोम सीक्वेंसिंग की वजह से हमें ना पता चल जाएगा कि ना जब हमारे पास रिसर्च होगी, हमारे पास जेनेटिक वेरिएशंस का डेटा होगा, तो हम ना ये जान पाएंगे कि कैसी अभी फ़िलहाल हमारी हेल्थ कंडीशंस क्या है। अब प्रिसीशन मेडिसिन करना हो हमें एकदम, जैसे मान लो कैंसर ना किसी एक पार्ट पे हुआ है बॉडी के, ठीक है, किसी एक बॉडी के ऐसे पार्ट में हुआ है, ठीक है, सपोज़ किया हमने कि कहीं पर ऐसे हो गया, तो ना अब ना प्रिसीशन मेडिसिन सिर्फ जाके ना उसी पार्ट को सीधा वो करेगी, लाइक प्रिसीशन जैसे मशीन होती है ना, उस पर्टिकुलर चीज़ को हिट करना। अगर स्टमक में हुआ है तो वो स्टमक पे ही मेडिसिन जाके हिट करके उसको ठीक करेगी। और सबसे बड़ी बात है जिनोम सीक्वेंसिंग से ना हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे ना डिटेक्शन हो जाएंगी डिजीज़ की पहले ही भारत के अंदर, है ना। और बल्कि सारे ही देशों में हमने चाह रहे हैं और हम भी इसमें एडवांस होना चाहते हैं, और ना हम ना कैंसर रिसर्च को भी एड करना चाहते हैं। तो उसका भी तरीका ये है कि हम जिनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। सेकंड जो ना फ़ायदा होगा वो पब्लिक हेल्थ और एपेडेमिक कंट्रोल में होगा। लाइक एपिडेमोलॉजी में का मतलब क्या है कि ना हम पैथोजेंस को ट्रैक करें ड्यूरिंग आउटब्रेक्स। इससे क्या होगा, बेटर हेल्थ रिस्पॉन्सेज आएंगे। पब्लिक हेल्थ एंड एपेडेमिक कंट्रोल का मतलब है, एपिडेमोलॉजी यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें ना पता चल जाएगा कोई भी जैसे आप कोविड आया तो हमें आउटब्रेक पता चल गया, इस पर क्या पब्लिक के रिस्पॉन्स होने वाले हैं, क्या उनके हेल्थ पर असर पड़ने वाला है, वो हमें ट्रैक हो जाएगा। अब जब हमें ना कोई चीज़ पता चल जाती है कि ये प्रॉब्लम है, अगर वो डायग्नोस हो गई, फिर हम फटाफट से ना उसके लिए वैक्सीन का काम भी शुरू कर सकते हैं। तो वैक्सीन के डेवलपमेंट में क्या होगा, कोई वैक्सीन हम डिज़ाइन करेंगे अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिजीज़ के लिए, राइट। तो ये सारा का सारा ना जिनोम है ह्यूमन सेल्स का, ऐसे बना हुआ है। फिर एग्रीकल्चरल साइंस में भी इसका यूज़ होने वाला है, यानी कि क्रॉप वेराइटी को इम्प्रूव करना, लाइफ स्टॉक को इम्प्रूव करना जेनेटिक इंसाइट की मदद से। तो एग्रीकल्चरल साइंस में भी बहुत यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात है, यानी ना हमें ना स्पीशीज़ को हम कैटलॉग कर पाएंगे, हम उसके लिंक्स को देख पाएंगे, ये सारी चीज़ें हम चेक कर पाएंगे। अब ये कह रहा है होल जिनोम सीक्वेंसिंग के ना प्रोसेस को हम समझते हैं कि ये क्या प्रोसेस है, देखते हैं। तो मैं ना आपको समझाने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। देखो जैसे ना सबसे बड़ी बात है, ये ना एक वो है आपका सीक्वेंसिंग कैसे होती है, देखते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियल एक कल्चर है, ठीक है। जैसे मान लो साइंटिस्ट क्या करते हैं, बैक्टीरिया के सेल लेते हैं, आगर प्लेट कहते हैं इसको, इसमें लेते हैं, उसमें कुछ केमिकल डालते हैं ट्रीट करने के लिए, ताकि वो ब्रेक हो जाए। देख रहे हो अब ब्रेक होगा ये, अभी ब्रेक करके फिर यहीं से ना रिलीज़ होता है डीएनए। फिर उस डीएनए को प्योरीफाई किया जाता है, उसको कहते हैं डीएनए
एक्सट्रैक्शन, समझ में आ गया। पहला तरीका होता है डीएनए को हमें किसी चीज़ से क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए साइंटिस्ट बैक्टीरियल सेल उठाते हैं, अगर प्लेट में डालते हैं, उसमें कुछ केमिकल डाल के उसमें से डीएनए फिर बाहर आ जाता है, उसको प्योरीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है डीएनए शोरिंग करना, यानी कि ना डीएनए को ना शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में काटा जाता है ऑफ नोन लेंथ, एंजाइम्स का यूज़ करके, मॉलिक्यूलर सीजर का यूज़ करके, मैकेनिकल डिसरप्शन का यूज़ करके ऐसा किया जाता है। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है इसके अंदर, डीएनए की ना लाइब्रेरी प्रिपरेशन करना, यानी साइंटिस्ट जो होता है ना, साइंटिस्ट में मेक मैनी कॉपीज़ ऑफ ईच डीएनए फ्रेगमेंट। एक ना प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर कहते हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, हर डीएनए की ना कॉपी ले लेते हैं, उसको फ्रेगमेंट करते हैं पीसीआर से। ठीक है। तो पूल जो फ्रेगमेंट करके जो निकल कर खूब सारा पूल आया पीसीआर मशीन के द्वारा, उसको डीएनए लाइब्रेरी कहते हैं। समझ आ रहा है। पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है केमिकल डाल के, अगर प्लेट में बैक्टीरिया का, फिर डीएनए की शोरिंग की जाती है, जिसमें ना डीएनए को शॉर्ट फ्रेगमेंट में काटा जाता है मॉलिक्यूलर सीजर्स के थ्रू, एंजाइम्स वगैरह यूज़ करके या मैकेनिकल डिसरप्शन, जैसे भी उस वक्त के हालात होते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है, हम ना डीएनए के लाइब्रेरी प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि ना जो साइंटिस्ट है वो हर डीएनए के फ्रेगमेंट की कॉपी को यूज़ करता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए, फिर इसी फ्रेगमेंट को वो डीएनए लाइब्रेरी का नाम दे दिया है। चौथी चीज़ होती है डीएनए लाइब्रेरी सिक्वेंसिंग का काम, यानी ना इसको ना इस डीएनए लाइब्रेरी को लोड किया जाता है एक सिक्वेंसर के अंदर। समझ में आ रहा है। सिक्वेंसर के अंदर जब वो आ गया, देखो ऐसा सा सिक्वेंसर होता है, इसको लोड किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन को, और ना न्यूक्लियोटाइड्स का नाम रखा ही, जैसे मैंने आपको बताया ना एडी, एक एडेनाइन होता है, ऐसे टीसीजी का नाम लिखा जाता है, ताकि हर इंडिविजुअल फ्रेगमेंट का पता चलता रहे और उसी हिसाब से ना डीएनए को हम रीड कर पाएँ, इसीलिए नाम लिख देते हैं। ठीक है, केमिकल नेम लिख देते हैं। लास्ट स्टेप होता है डीएनए की सीक्वेंस करने का, उसको ना एनालाइज किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करी है, डाली है। जो सीक्वेंसर होता है ना, वो मिलियन ऑफ डीएनए को प्रोड्यूस करता है, फिर उसको रीड करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स इतने स्पेशलाइज बनाए जाते हैं कि फिर ना वो क्या करेगा, जो भी डीएनए ख़राब होगा या डीएनए में कुछ डिसऑर्डर या कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत होगी, वो करेगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाता है ना, पूरा जिक्सॉ पजल की तरह होता है, तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, तो फिर ना क्या होता है, जीनोम सीक्वेंस में मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह का सीक्वेंस बना के फिर उसको फर्दर एनालिसिस के लिए रेडी किया जाता है। ये होल प्रोसेस लगता है, यानी आप ये पांचों स्टेप्स को ध्यान रखना। सबसे पहले डीएनए का एक्सट्रैक्शन होगा, फिर शोरिंग होगी, फिर लाइब्रेरी प्रिपरेशन है, फिर लाइब्रेरी का उसके बाद डीएनए लाइब्रेरी प्रिपरेशन के बाद डीएनए लाइब्रेरी का सीक्वेंसिंग होती है, एंड देन लास्ट स्टेप इज़ डीएनए का सीक्वेंस एनालिसिस करना, राइट। अब ना बहुत सारे दूसरे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ना हम ना जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। तो पहला प्रोजेक्ट है इंडिजेन प्रोग्राम। इंडिजेन प्रोग्राम क्या होता है, जो जीनोमिक्स का इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव को किया है CSIR वालों ने, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वालों ने, ताकि ना हम सीक्वेंस कर पाएँ जीनोम ऑफ इंडियंस फ्रॉम वेरियस एथनिक ग्रुप। ठीक है। उसके बाद वन डे वन जीनोम, ये इनिशिएटिव बाय DBT द्वारा लिया गया है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मत समझ लेना, वन डे वन जीनोम यहाँ पे सॉरी जी है ये, इसको ना DBT ने निकाला है, ताकि ना यूनिक बैक्टीरियल स्पीशीज़ को लेकर जो भी इन्वायरमेंट पे, एग्रीकल्चर पे इनका क्या है असर, वो सब देखा जाता है। ऐसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर आया गया। इवन एक इंटरनेशनल हैपमैप प्रोजेक्ट भी है। तो ये मिलियंस वेरिएंट्स को चेक करता है, अफ्रीका, एशिया, यूरोपियन कंट्री, सबके एंसेस्टर्स को बताता है कि कौन सी डिजीज़ किस जेनेटिक लिंक से आई है। ठीक है, मतलब काफ़ी मदद करता है और कोशिश करता है कि टारगेट को हम पकड़ें, लाइक। ठीक है, लेकिन हर चीज़ ना पैकेज के साथ आती है। जीनोम सीक्वेंसिंग चैलेंजेस को हम देखते हैं। ठीक है, जीनोम सीक्वेंसेस से रिलेटेड जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज होता है डेटा की एक्यूरेसी एंड एरर कनेक्शन। देखो, हमारी एडवांसमेंट के बाद भी आप मानोगे, जो सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है ना, उसने कई बारी लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग करते वक्त एरर दे दी है। अब आप सोचो, सारा मामला ही ख़राब हो जाएगा, मतलब आप देखिए। फिर दूसरी बात, जब ना डेटा की प्रोटेक्शन की बात आती है, तो बहुत सारे जो जीनोमिक सैंपल हैं वो बाहर भेज जाते हैं सीक्वेंसिंग करने के लिए,
क्योंकि हमारे पास कोई कमर्शियल एक्सपोर्ट का जो है ना एग्जिस्टिंग रेगुलेशन जो है उसमें अलाउड है कि आप कमर्शियल बायोलॉजिकल सैंपल का भेज सकते हो बाहर। इससे ना डेटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस आता है, सबसे बड़ी बात। तीसरा प्रॉब्लम है एथिकल इश्यूज से रिलेटेड, यानी ना ये बहुत सारे एथिकल कंसर्न्स को रेज करता है, जैसे कि ना जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन का बहुत ज़्यादा है, कंसेंट की प्रॉब्लम है, और ना इशू ऑफ ना यूजेनिक्स भी है। अब ये क्या होता है यूजेनिक्स, मैं आपको बताती हूँ कि इसको क्यों एक इशू माना जा रहा है। क्योंकि ना देखो, यूजेनिक्स का मतलब बेसिकली क्या है, जैसे ना आपको मैं बताती हूँ, एक मिनट यार थोड़ा गला ना अजीब सा हो रहा है। हाँ, यूजेनिक्स का मतलब होता है गाइस, जब ना आप ना किसी ना एक ऐसी स्टडी कर रहे हो जहाँ पे ना आप अरेंज करोगे रिप्रोडक्शन विद इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन, ताकि हेरिटेबल करेक्टर्स का इंक्रीमेंट हो जैसा आप चाहते हो, डिज़ायरेबल जो स्पीशी नहीं पैदा हो रही है वो बिल्कुल डिज़ायरेबल हो जैसा आप चाहते हो, ठीक है। अब ना इसको ना सबसे पहले डेवलप करा था, यूजेनिक्स की बात कर रही हूँ मैं, फ्रांसिस गैल्टन थे। इन्होंने ना ऐसा किया था कि ना ह्यूमन रेस को कैसे इम्प्रूव करें, तो यूजेनिक्स वॉज इंक्रीजिंगली डिस्क्रेडिटेड एंड साइंटिफिक बताया गया था। मतलब आप छेड़खानी कर रहे हो, क्योंकि पता है क्यों हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। उसके ऊपर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। 20th सेंचुरी में आपको पता है बहुत ज़्यादा रंग भेद होता था, गोरा काला बहुत चलता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। स्पेशली जब इन्होंने ना नाजीज़ का अडॉप्शन किया डॉक्ट्रिन्स का, तो ना वो क्या करते थे, उनको लगता था कि ना ज्यूज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए, या डिसेबल कोई बंदा है या कोई माइनॉरिटी ग्रुप है ना, उसको ना हम ना इस तरह से यूज़ करके उसको ना उसकी सुधार कर देंगे, उसकी ह्यूमन रेस, उसकी डिसेबिलिटी हटा देंगे। अब आप सोचो, किसी नेचुरल चीज़ से जब छेड़खानी करोगे तो वो कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो फिर अपने साथ एक पैकेज लेकर आएगी। अब आपने कुछ छेड़खानी कर कर किसी ह्यूमन ब्रेन को चेंज करने की कोशिश करी, तो आपको क्या लगता है कि वो आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा? आप समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा एथिकल क्राइसिस है। फिर दूसरा इनइक्वालिटी एंड लो डाइवर्सिटी है। हमारी जो मार्केट फोर्सेस है ना वो बहुत ज़्यादा अनरेगुलेटेड हैं, बहुत बैरियर्स हैं, हमारा हेल्थ केयर का एक्सेस अच्छा नहीं है हमारा, स्पेशली फॉर द पुअर एंड एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए। फिर कॉस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी की बात की जाए तो ना सिक्वेंसिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप करती जा रही है, और जितने भी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हैं वो बहुत महंगे हैं। लो रिसोर्स की सेटिंग की एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है। फिर फ्रेगमेंटेशन है जेनेटिक डेटा की, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो जेनेटिक टेस्टिंग सर्विसेज को कर रही हैं, तो डेटा रिमेन इन साइलोस। तो विदाउट अ फ्रेमवर्क फॉर कलेक्टिंग वेल एग्रीगेटेड समरी डेटा ना पब्लिक हेल्थ के डिसीजन के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है, उतना ज़्यादा पहुंच नहीं पा रहा है। तो जिस काम के लिए आप जेनोमिक डेटा बना रहे हो, जब वो काम ही नहीं हो पा रहा, वो पॉलिसी में ही नहीं आ पा रहा, वो हेल्थ सेक्टर के लिए बेनिफिट नहीं कर रहा, वो दूसरे सेक्टर के लिए बेनिफिट नहीं कर रहा है, तो फ़ायदा क्या है जेनोम सिक्वेंसिंग करने का? चैलेंजेस, ठीक है। अब लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम छोड़ छाड़ देंगे, काम ही करना बंद करते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता। तो वे फॉरवर्ड में बता रहा है, सबसे पहला आप काम करो, सिक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी को एडवांस करना आपकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप कॉन्टिन्यूड इनोवेशन करो सिक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म्स का। एग्जाम्पल के तौर पर आप ना लॉन्ग रीड एक्यूरेसी करो, ताकि ना जो भी कॉम्प्लेक्स जिनोमिक रीअरेंजमेंट्स हैं वो डिटेक्ट हो पाएँ, सबसे बड़ी बात। फिर ना यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट जनरेशन जो सिक्वेंसिंग है हाई थ्रूपुट, जो कि डीएनए सिक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी जो ना बहुत रैपिड एंड पैरेलल सिक्वेंसिंग करती है मिलियंस ऑफ स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स का। ऐसे ही ना जो नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग है उसमें ना आप एंटायर जीनोम्स को और फास्ट एंड लोअर कॉस्ट कंपेयर करते हो ट्रेडिशनल सिक्वेंसिंग से। तो यानी ना आपको करने की कोशिश क्या करनी है, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा इनोवेशन करो, लॉन्ग रीड एक्यूरेसी को आपको क्रिएट करना है, इम्प्रूव करना है, ताकि बहुत अगर कॉम्प्लेक्स जिनोमिक रीअरेंजमेंट हो तो उसको रीड अच्छे से कर पाए सिक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उसके लिए वही बोल रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन ना आपको सिक्वेंसिंग लानी पड़ेगी, सबसे बड़ी बात तो, ठीक है। मैंने उल्टा कर दिया, ये आपको बोल रहा है कि ना नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग लाने की आपकी ज़रूरत है। इससे आपको बहुत फास्ट काम होगा और लो कॉस्ट में होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आप ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़िए, आप एथिकल फ्रेमवर्क एंड पॉलिसी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। आपकी पॉपुलेशन स्क्रीन करो और आप ना उनका चेक करो कि गाइडलाइंस क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस पे ध्यान रखो आप। बहुत से जो एथिकल या प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उसको बचाना है आपने। फिर उसके बाद ना आपने क्या करना है, कॉस्ट रिडक्शन एंड ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, यानी ऐसे कुछ फैक्टर्स आपको ऐसे एफर्ट मारने हैं ताकि सिक्वेंसिंग कॉस्ट जो हो वो रिड्यूस हो पाए।
और वर्क फ्लोज जो है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड करना है ताकि जीनोमिक टेक्नोलॉजी जो है वो वर्ल्ड वाइड सभी जगह तक एक्सेसिबल हो पाए, पहुंच पाए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करने जा रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक ड्राफ्ट को इशू करा है। मैन्युफैक्चर हो, यूज़ हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, स्टोरेज से रिलेटेड हो, हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, जेनेटिकली इंजीनियर्ड आपका सेल्स वगैरह हो, ये सब के लिए ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक ड्राफ्ट किया है, पूरा का पूरा एक रूल बुक बनाया है। इसमें ड्राफ्ट करके ना ये बोला जा रहा है कि ना एक अमेंडमेंट आएगी जिसमें हम क्या करेंगे, कोई भी मैन्युफैक्चर यूज़ वगैरह या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1986 में लेकर आया गया कि कोई भी मैन्युफैक्चर हो, यूज़ हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो, हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टोरेज की बात हो, इससे रिलेटेड ये बिल पूरा ड्राफ्ट करा गया है। इस ना देखो, इस अमेंडमेंट के तहत कोशिश ये की जा रही है कि ना ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जीन कैंपेन ये सब करा है उसके तहत हम ये कर पाएँ। अच्छा, इस ड्राफ्ट के अंदर ये प्रपोज करा गया है कि अमेंडमेंट हो तो वो ट्रांसपेरेंसी वाली ज़्यादा बात हो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हों। अब की हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं न्यू रूल्स में। अब यहाँ पर क्या किया गया है की रूल्स में, तो डिस्क्लोजर करना है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो जितने भी एक्सपर्ट मेंबर हैं ना GEAC के, यानी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के जो एक्सपर्ट मेंबर हैं ना, वो डिस्क्लोज करें एनी इंटरेस्ट जो कि कॉन्फ्लिक्ट में है, या रिक्विजल फ्रॉम मीटिंग से लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोफेशनल एफिलिएशन की बात हो। तो जेनेटिकली ना यहाँ पर एक ड्राफ्ट बिल में ये कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले जितनी भी हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं, जो प्लांट है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एनिमल्स हैं, जिनके हम जीन्स को अल्टर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसी को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सिमिलरली जो जीएम क्रॉप्स होती है उसको डेवलप करने के लिए हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हम स्पेसिफिक जीन को उसमें डाल दें, ताकि अगर कोई क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम आए, कोई डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आए, तो वो फसल जो है वो बच पाए। यही काम कर रहे हैं। अब हाउ जीएम क्रॉप्स आर डेवलप, बड़ा अच्छा सवाल है कि जीएम क्रॉप्स को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि जीएम क्रॉप्स को डेवलप करना शुरू करना है, क्या करके, आइडेंटिफाई करिए, आइसोलेट करिए जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। यानी कि जीन को कहाँ इंसर्ट करना है, डीएनए में करना है। किसी भी क्रॉप प्लांट के डीएनए में इंसर्ट कर दो और फिर लेबोरेटरी बेस्ड मेथड यूज़ करो। जीन गन अप्रोच होता क्या है, डीएनए कोटेड मेटल पार्टिकल्स हैं, उसको बॉम्बार्ड कर दो, पूरे प्लांट सेल में उसको बॉम्बार्डिंग कर दो। फिर एग्रोबैक्टीरियम अप्रोच का इस्तेमाल करना है ना, ताकि आप डिज़ायर्ड जीन्स को ट्रांसफ़र कर सको इनटू प्लांट सेल्स। इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ ना देखो समझना बात को, जीएम क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करना और आइसोलेट करना जीन ऑफ इंटरेस्ट को बेसिकली, और फिर उसमें वो डीएनए डालना जो लैब बेस्ड मेथड से निकल कर आया, जो उस डीएनए ऐसा क्रॉप प्लांट जिसमें सुधार करना है बेसिकली, ताकि ना जो प्लांट सेल में क्या बॉम्बार्डिंग करनी है उसको ना देखो हमें ना डिज़ायर्ड जीन में कन्वर्ट करना है, ताकि हम ना उसके रिलेटेड प्रॉब्लम जो उसको हो सकती है फ्यूचर में, उससे हम बचाना चाहते हैं। इसी में एक शब्द आता है इलेक्ट्रोपोरेशन, यानी कि प्लांट टिश्यू के अंदर कोई सेल वॉल तो है ही नहीं। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पल्सेस को क्रिएट करते हैं मिनिएचर पोर्स में प्लांट सेल में। फिर आता है माइक्रो इंजेक्शन, यानी कि हम क्या करते हैं, यूज टू डायरेक्टली इंजेक्ट फॉरेन डीएनए इनटू सेल्स। हम इसमें डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं फॉरेन डीएनए को सेल के अंदर ले जाके। अब हम चलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बेनिफिट को रीड करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। तो पहला है हमारा बेनिफिट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी। अगर हम ये कर ले जाते हैं, अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बना लेते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हायर हो जाएगी, यानी हायर यील्ड, ड्रॉट एंड सेलिनिटी रेजिस्टेंस वाली एग्रीकल्चर हमारी बनेगी। नेक्स्ट हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का नेक्स्ट बेनिफिट होता है पेस्ट एंड डिजीज़ रेजिस्टेंट, यानी कि हमारा पेस्टिसाइड का यूज़ कम हो जाए। जैसे हम ना बिटमिनस कॉटन में करना हमने शुरू करा है, उसमें हम पेस्टिसाइड का यूज़ कम कर रहे हैं,
तो ये इसीलिए हो पाया बीटी कॉटन के साथ क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी। तीसरा फ़ायदा ये होता है इसमें हमारा न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट होता है, जैसे बायो फोर्टिफिकेशन करते हैं, गोल्डन राइस जो होता है ना, या बेटर ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट है, जीएम सोयाबीन्स है। आपने क्या किया, जीएम क्रॉप्स में आपने उसका न्यूट्रिशन बढ़ा दिया। एग्जाम्पल के तौर पर जीएम जो सोयाबीन होती है ना, वो बहुत न्यूट्रिशियस होती है, ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट को बहुत फ़ायदा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से कार्बन का फुटप्रिंट यानी कार्बन इमिशन कम होगा, क्लाइमेट चेंज की अडेप्टेबिलिटी को ये पकड़ पाएगा, सॉइल का कंजर्वेशन कर पाएगा। दूसरे बेनिफिट ये होते हैं कि फूड सिक्योरिटी का बेनिफिट, पोस्ट हार्वेस्ट अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो सब फ़ायदा हो जाएगा। तो जीएम क्रॉप्स इन इंडिया की अगर बात करते हैं तो पहला जीएम क्रॉप जो भारत के अंदर है वो है बीटी कॉटन, यानी ये ओनली जीएम क्रॉप है जो ना कमर्शियल कल्टीवेशन इंडिया में अप्रूव करा गया है। याद रखना, इट इज़ रेजिस्टेंट टू कॉटन बॉल वॉर्म। बात समझ में आ रही है? बीटी कॉटन को ये ओनली जीएम क्रॉप है जो कमर्शियली कल्टीवेट 2002 से बोला गया है, भारत सरकार ने बोल दिया था कि आप कर सकते हो, लेकिन ये क्या करती है, कॉटन का जो बोलवॉर्म होता था पूरा कॉटन की पूरी कॉटन की खेती खराब करता था। इसीलिए हमने बीटी कॉटन को लेकर आए। इसमें हमने जीन इंसर्ट करा, सॉइल बैक्टीरियम बी थुरिंजेनाइसिस, इस वाले बैक्टीरिया को हमने सॉइल में ऐड कर दिया था, इसके जीन में ऐड कर दिया, ताकि कॉटन प्लांट सेल जो है वो क्रिस्टल इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बना लें, क्रिप्टो प्रोटीन्स बना लें, तो वो बच जाएंगे इस कॉटन बॉलवॉर्म से। फिर हमने बनाया बीटी ब्रिंजुल। इसको ना हमने जीनोम सीक्वेंसिंग जो हमारा पूरा है ना, इसको ना अप्रूव किया गया, ठीक है। अप्रूव करने के बाद ना इसमें ना एक वो होता था, क्राई 1AC जीन को आइसोलेट करा इसके सॉइल फ्रॉम बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis से, इसका जीन कोड भी दिया था ताकि कोई भी अगर रेजिस्टेंट होता है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उस पर करा जा सके। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो अप्रेजल कमेटी है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, GAC का क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अप्रेजल कमेटी होती है ये बेसिकली, इसका ध्यान रखना, इसका ऑफिस भी दिल्ली के अंदर ही है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर ये काम करती है। कोई भी हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, रिकॉम्बिनेंट करना हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एनवायरमेंटल एंगल से बनाना हो, तो ये सब किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना 1989 में ही इसको बनाया गया था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, और इसको 2010 में इसका नाम जेनेटिक अप्रेजल रखा गया है, कमेटी का नाम। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर ये काम करती है। अच्छा, उसके बाद ये कहता है यहाँ पर, गवर्नमेंट ने ना परमिट करा बायोसेफ्टी रिसर्च फील्ड ट्रायल फॉर 2 न्यू ट्रांसजेनिक वेराइटी, जनक एंड BSS 793, 8 स्टेट्स में इसको करा। फिर तीसरी चीज़ है जीएम मस्टर्ड क्रॉप के बारे में, DMH11 नाम है इसका, नाम ज़रूर ध्यान रखना गाइस, साइंटिफिक नेम आपको पता होने चाहिए। जीएम मस्टर्ड जो सरसों की क्रॉप होती है उसको डेवलप करा गया था, जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, ठीक है। जीएम मस्टर्ड याद रखना, इसको कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अभी भी रिलीज़ नहीं किया गया है, ध्यान रखना, कॉटन के लिए किया है, इसके लिए नहीं किया है। अच्छा, अब इनमें किया क्या जाता है, जब भी जीएम क्रॉप बनाई जाती है तो सबसे पहले तो क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है। अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है दो, बेसिकली आपके उसके अंदर 2 मस्टर्ड वेराइटी में कराया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि एक पॉलन जो 1 फ्लावर है तो अनदर पॉलन फ्लावर डिफरेंट प्लांट में जाएगा, और ये नेचुरली होता है या आप बाय हैंड भी करा सकते हो, नेचुरली ये विंड, एनिमल, वाटर, ये सबसे हो जाता है। बेनिफिट क्रॉस पॉलिनेशन के ये होते हैं कि हेल्दियर ऑफस्प्रिंग आएगा, नई वेराइटी प्लांट में आएगी, प्लेंटिफुल वाइबल सीड्स आएंगे, गेटिंग माई पॉइंट। तो क्रॉस पॉलिनेशन इज़ डिफ़िकल्ट इन कन्वेंशनल मस्टर्ड ब्रीडिंग में। सबसे बड़ी बात, इनको क्या डिफ़िकल्टी है, कन्वेंशनल मस्टर्ड ब्रीडिंग में प्रॉब्लम है, यानी क्योंकि मस्टर्ड जो है वो एक सेल्फ पॉलिनेटिंग है, पॉलन है, क्रॉस पॉलिनेटिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है। यहाँ पर 2 मस्टर्ड वेराइटी से तो हमने वरुण एंड ईस्टर्न ये तो बनाया हमने, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन कन्वेंशनल जो पहले पुराना सरसों होता था, ब्रीडिंग होती थी, उसमें बहुत मुश्किल था, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है मस्टर्ड, पॉलन फ्रॉम मेल टू या फर्टिलाइजर फीमेल सेम प्लांट में जाता था। क्रॉस करवाने के लिए बर्नेज एंड बास्टर जीन का इस्तेमाल करना पड़ा था, यानी समझो आप छेड़खानी करनी पड़ी इस सीड से, सॉइल बैक्टीरियम चेंज करना पड़ा, तब जाके ये काम हो पाया। अब बर्नेज इन वरुणा ऐसे इसमें क्या करता है, टेम्परेरी स्टेरिलिटी को इंड्यूस करता है।
विच इट कैन नॉट नेचुरली सेल्फ पॉलिनेट। फिर उसके बाद हीरा ब्लॉक्स हैं, तो ये इफेक्ट ऑफ बर्नेज अलाउड सीडिंग ऑफ टू बी प्रोड्यूस्ड लाइक दिस, तो ये सब किया जाता है। अच्छा, बर्नेज बर्नस्टर सिस्टम जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पॉलन फ्री प्लांट है, पॉलन प्रोड्यूसिंग प्लांट है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बार्नेज बर्नस्टर सिस्टम क्या है, DMH11 ने ना 3 तरह के ट्रांस जीन्स को इस्तेमाल किया है, बार्नेज, बार्नस्टर एंड बार को। इनका काम पता है क्या है, इनका एम क्या है, लाइक 3 ट्रांस जीन्स का काम क्या है? इसका काम ये है, इट इज़ यूज टू क्रिएट मेल स्टेराइल प्लांट। ये क्या करता है, टैप्टम सेल की लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। यानी जो ये वाली ट्रांसजेनिक पेरेंटल लाइन है, इसको एज अ फीमेल पेरेंट की तरह यूज़ करा जाता है, और बाद में इसको अनदर प्लांट में जाके, हाइब्रिड इसी को कहते हैं ना, जाके उसको फर्टिलाइज करा दिया जाता है। फिर बास्टर क्या है, कंप्लीट आपका ये नेगेट कर देता है बार्नेस प्रोटीन के इफेक्ट्स को। तो लाइक दिस ऐसा चलता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं रेगुलेशंस ऑफ GMO इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। रेगुलेटरी एंड अप्रूवल की बात करते हैं। तो जेनेटिकली जो आपका इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है ना, वो अप्रूव करता है लार्ज स्केल यूज़ एंड रिलीज ऑफ GMO, ठीक है। रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन का काम भी ये करता है। इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी का काम करता है। एडवाइजरी की बात करें तो रिकॉम्बिनेंट DNA एडवाइजरी कमेटी की बात है। मॉनिटरिंग की बात करें तो स्टेट लेवल पर ना भारत में GMO को, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को रेगुलेट करने के लिए स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाए हैं, स्टेट लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। समझ रहे हो, एडवाइजरी काउंसिल्स हैं, बायोसेफ्टी कमेटीज़ हैं, इसको इसीलिए तैयार करा गया है। GAC के बारे में तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के अंदर काम करता है, 1986 में बनाया गया था। फंक्शंस इसके वही हैं, लार्ज स्केल यूज़ करना, हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, राइट, और जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स को रिलेट करना, लाइक दिस। अब GM क्रॉप्स के साथ ना कंसर्न क्या क्या है, प्रॉब्लम क्या क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। तो वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ इकोलॉजिकल कंसर्न्स, यानी जेनेटिकली जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये जेनेटिक कॉन्टेमिनेट करते हैं। ध्यान रखना, GM क्रॉप्स के कुछ नुकसान भी हैं, कुछ कंसर्न है जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं, जिसका इलाज हम ढूंढ रहे हैं। तो जेनेटिक कॉन्टेमिनेशन, सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप बनाओगे ना ऐसे नेचुरल इकोसिस्टम में, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है मिलावट हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है, जो BT कॉर्न है, जो मक्का BT फॉर्म में हमने बनाया था, वो पोटेंशियली हार्म करता है मोनार्क बटरफ्लाइज को, उनकी फीडिंग को। आप मार रहे हो ना एक स्पीशी को, तो वीड हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस, तो हर्बिसाइड्स को रेजिस्टेंस आ जाता है फिर वीड्स को, फिर उसका पेस्टिसाइड्स में एक प्रॉब्लम सर्ज हो जाएगा और पेस्टिसाइड आपको वहाँ बढ़ाना पड़ जाएगा। तो यानी कि इससे बहुत ज़्यादा हमारा पेस्टिसाइड डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी प्रॉब्लम है, यानी GM क्रॉप्स की यूज़ की वजह से GM प्रोटीन वगैरह का सॉइल में लीकेज हो जाता है, जिससे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, इनका फिर सॉइल में बेनिफिशियल इंट्रैक्शन नहीं होगा, टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, फ्लोरा फौना में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं, जो यील्ड है वो इतना अच्छे से ना हो पाए। समझ रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स, BT कॉटन इंडिया में बहुत ज़्यादा ना स्टेगनेटेड यील्ड लेकर आए हैं। मार्केट मोनोपोली का डर लगा रहता है हमें। GM क्रॉप जो क्रॉप्स हैं वो IP राइट्स के साथ कंट्रोल्ड हैं। फूड सिक्योरिटी का डिपेंडेंस फ्यू सप्लायर के पास हो जाएगा। तो आप ये सोचिए कि ऐसे काम चलेगा, मोनोपोली हो गई तो, इतनी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की अगर मोनोपोली हो गई तो फिर तो किसानों को भी दिक्कत है, लोगों को भी प्रॉब्लम है, नागरिकों को भी दिक्कत है, एथिकल इशू और है इसके साथ। फिर अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट है ना, आपको क्या पता कि आपने उसका जीन मॉडिफाई कर दिया है, मैनिपुलेट कर दिया है, आपको क्या पता इसके आगे हैजार्डस सर्कमस्टांसेस क्या क्रिएट होंगे। एलर्जी हो गई तो फिर क्या करोगे। तो ये प्रॉब्लम है GM क्रॉप्स की। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं वे फॉरवर्ड में। आप समझते हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट दी, बड़ा सुंदर रिपोर्ट दी उन्होंने GM क्रॉप्स पर, और उन्होंने बताया कि इसका एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले है रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात करते हैं। GAC की ट्रांसपेरेंसी को स्ट्रेंथन करना है, सेफ्टी मेजर्स को बढ़ाना है ना, इंक्लूड करना है। MPs इन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ को हमें करना है। हमें इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना है इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन एप्लीकेंट डेटा। हमें साइंटिफिक इवैल्यूएशन करना है, कंट्रोल्ड फील्ड ट्रायल्स कंडक्ट करने हैं, एक्चुअल यील्ड इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है, इनका पेस्टिसाइड यूसेज पे क्या इम्पैक्ट है, सॉइल वाटर बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट है, वो हम पूरा साइंटिफिक इवैल्यूएट करेंगे। तीसरी चीज़ हम क्या करते हैं, मैंडेटरी GM फूड लेबलिंग करते हैं।
क्लियर लेबलिंग करते हैं जीएम प्रोडक्ट की, ताकि हमें ना कंज्यूमर को पता चल जाए कि ये जीएम प्रोडक्ट है, ये हमें करना भी है, इसे सारा कुछ बोला भी जा रहा है और ये हम करना शुरू भी कर दिया है भारत में। एनिमल हेल्थ इम्पैक्ट को देखना, डिपार्टमेंट ऑफ जो एनिमल हस्बेंड्री है ना, लॉन्ग टर्म फीडिंग ट्रायल्स को कंडक्ट करना, लाइफ स्टॉक को चेक करना, ये इनका काम है। फिर फॉर्मुलेट करना नेशनल पॉलिसी को, यानी विद रिगार्ड टू जीएम क्रॉप्स फॉर रिसर्च, कल्टिवेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स इन द कंट्री, वी हैव टू मेक अ वन फॉर्मुलेटिंग कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पॉलिसी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट जीएम क्रॉप्स। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे थर्ड लॉन्च पैड की बात करने जा रहे हैं। ये रिलेटेड है आपके डिफेंस से रिलेटेड है, समझते हैं क्या है ये। यूनियन कैबिनेट ने इस्टेब्लिश करा है थर्ड लॉन्च, ठीक है, प्रोजेक्ट लॉन्च करा है बाय सतीश धवन सेंटर इसरो के अंदर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, आपको पता ही है। TLP यानी थर्ड लॉन्च पैड, बेसिकली इसको कॉन्फ़िगर करा गया है ताकि ना हम नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स को सपोर्ट कर पाएँ। लॉन्च व्हीकल Mark 3 विद सेम क्रायोजेनिक स्टेज पे हम लॉन्च कर पाएँ। टाइमलाइन का मतलब है टू बी इस्टेब्लिश्ड विद इन 4 years, ताकि हम 4 साल तक इसको इस्टेब्लिश कर पाएँ। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं फॉर सेलेक्टिंग श्रीहरिकोटा फॉर सैटेलाइट लॉन्च पैड, उसको देखते हैं। तो पहला फैक्टर है ईस्टर्न कोस्ट लोकेशन, यानी कि हमें ना ईस्टर्ली डायरेक्शन में जाना हो, एडिशनल पुश करना हो पेलोड्स को, रिस्क को मिनिमाइज करना हो, अनइनहैबिटेड जो लैंड है, सी प्रॉक्सिमिटी का जो क्राइसिस है उसको दूर करने के लिए करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड लॉन्च पैड बनाने का मकसद ये था, या इससे फ़ायदे ये हैं, इससे ना हमारे जो हायर लॉन्च की जो फ्रिक्वेंसी है तो वो बढ़ जाएगी। लॉन्च की कैपेसिटी फ्यूचर में हमें चाहिए भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और एक्सप्लोरेशन के लिए। फिर भारत का 2040 तक क्या विजन है, हम इंडियन स्पेस प्रोग्राम में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035 बनाना चाहते हैं और इंडियन क्रूड लूनर लैंडिंग 2040 तक बनाना चाहते हैं, तो वो हवा में थोड़ा हो जाएगा। वी नीड सम काइंड ऑफ, हमें कुछ चाहिए थर्ड लॉन्च पार्ट। उसके बाद फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि हम ना थर्ड लॉन्च पैड लेकर आएँ। अब एग्जिस्टिंग जो लॉन्च पैड है वो इसरो 2 तरह के निकालता है, एक आपका PSLV है, SSLV है, सेकंड में हमारा GSLV है। यही 2 हैं, ये सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है। कंक्लूडिंग लाइन में यहाँ बोल रहा है थर्ड लॉन्च पैड आने के लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आने वाला जो टाइम है उसमें हमारी ज़रूरतें कुछ ज़्यादा अलग हैं, हैवियर क्लासेस की हमें ज़रूरत है, इसलिए हम ला रहे हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम सूर्य रॉकेट एक तरह से इसमें एम करा जा रहा है। स्पेस क्राफ्ट होगा, सैटेलाइट पेलोड होएगा, 3 स्टेज व्हीकल होगा, ये इसीलिए इसका थर्ड लॉन्च पैड तरह से नाम रखा जा रहा है। और इसमें रियूजिबिलिटी, बॉस्टर, इसमें ना ये सब किया जाएगा ताकि इसकी कॉस्ट वगैरह जो है वो पेलोड कैपेबिलिटी वगैरह देखा जा रहा है। तो इसरो द्वारा ये लॉन्च व्हीकल्स को बनाया जा रहा है, इसमें अलग अलग आपको लिखा होगा। देखो PSLV क्या है, थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। GSLV में 4th जनरेशन है, अगेन इसमें लिक्विड स्ट्रैप ऑन मोटर पे चलता है, ये कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है ये GSLV का। SSLV कोई बहुत आप समझो कि बहुत आपका उस तरह से अगर होए कि भाई सॉलिड प्रोपल्जन के लिए वो ज़रूरी है। MK3 इसके थर्ड स्टेज के लिए यूज़ होता है। एंड द लास्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज स्क्रैमजेट इंजन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि ये क्या होता है। ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब होता है उसने सक्सेसफुली 120 सेकेंड्स का क्या करा था, ग्राउंड टेस्ट किया था एक्टिव कूल स्क्रैमजेट कंबस्टर का पहली बार। ये न्यूज़ में क्यों है समझते हैं स्क्रैमजेट इंजन के बारे में। इंडिजीनियस ना एंडोथर्मिक स्क्रैमजेट फ्यूल है, इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है बाय DRDL, यानी हैदराबाद बेस्ड ये लैब है, DRDO द्वारा इसको किया जा रहा है। एंडोथर्मिक फ्यूल जो ऑब्जॉर्व करता है हीट को, पता ही है आपको, सराउंडिंग से केमिकल रिएक्शन कर देता है, इसके डुअल बेनिफिट होता है, ये कूल जल्दी हो जाता है और ईज ऑफ इग्निशन रहता है। अनदर की अचीवमेंट जो की गई है स्क्रैमजेट इंजन से फ़ायदे बता रहा है, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ऑफ क्राफ्ट थर्मल हीटिंग कोटिंग ले आए आप, उससे भी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में आप बचाव पाओगे। फिर ना अब देखो समझो बात को, जेट इंजन क्या होता है, डुअल मोड रैमजेट क्या होता है, समझने की ज़रूरत है। फिर मैं आपको स्क्रैमजेट इंजन पे भी लेके जाऊंगी। जेट इंजन का मतलब है कि ना इंटरनल कंबशन इंजन है। ये बेसिकली ना एयरक्राफ्ट में डिस्चार्ज करना हो या कुछ ना आपका जेट ऑफ फ्लूइड को कुछ ऐसा डालना हो,
गैस टर्बाइंस वगैरह को यूज़ करना हो, एंड वर्क्स ओनली विद इन द एटमॉस्फेयर में ही काम करता है। यानी और अगर हम ध्यान से समझें जेट इंजन के बारे में, तो जेट इंजन में हम देख रहे हैं कि ना ये ज़्यादातर कहाँ काम करता है, एटमॉस्फेयर में काम करता है। जेट इंजन एक ऐसा गैस टरबाइन इंजन है जो ना थ्रस्ट द्वारा डेवलप होता है। लार्ज मास ऑफ एयर या हाई वेलोसिटी होगी तो जेट इंजन चलना शुरू हो जाएगा। इसमें टर्बोजेट, टर्बोफैन, रैम जेट, स्क्रैम जेट सारा इसके अंदर यूज़ होता है। भारत का अगर आप जेट इंजन के बारे में देखोगे तो कावेरी प्रोग्राम आपको याद रखना चाहिए इसके लिए। जेट इंजन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है आपको क्या होता है? एयर पावर की सुपरियोरिटी बढ़ जाती है। एयर पावर और स्ट्रैटेजिक डिफेंस के लिए ज़रूरत है। सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमिकली हमें इससे बेनिफिट ही बेनिफिट है, इसलिए हम जेट इंजन्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर आ रहा है कि डुअल जो आपका डुअल मोड का जो आपका ये है ना रैमजेट है, इसको भी आपको समझना है कि ये क्या होता है डुअल मोड रैमजेट वाला। इसमें ना एक टाइप, ये भी एक जेट इंजन का ही टाइप है। ये सबसोनिक और सुपर सबसोनिक कंबशन मोड दोनों पे ऑपरेट होता है, राइट। और इसमें ना आप बहुत वाइड रेंज ऑफ स्पीड पे आप जा सकते हो। लोअर स्पीड पे जाओगे तो भी ये एयर को कंप्रेस करता है, इनकमिंग एयर को, और व्हीकल को आप फॉरवर्ड मोशन में ले जाना हो उसके लिए भी यूज़ करता है। एफिशिएंसी के लिए बहुत अच्छा है, वर्सिटैलिटी के लिए। आप सोचो जो ये आपका DMRJ है ना, ये की टेक्नोलॉजी है एयर ब्रीदिंग प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी में, स्पेस मिशन के लिए, डिफेंस के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो इन सभी में लेकिन आप देखोगे कि स्क्रैमजेट इंजन भी यूज़ होता ही होता है। भारत देखो एलीट क्लब ऑफ नेशंस में आ रहा है जो सक्सेसफुली स्क्रैमजेट इंजन को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे की बात समझते हैं। देखो स्क्रैमजेट इंजन होता क्या है, समझते हैं इस बात को। स्क्रैमजेट इंजन का मतलब है सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैमजेट इंजन। इम्प्रूवमेंट ओवर करा जा रहा है इसमें रैमजेट इंजन में, एफिशिएंटली ऑपरेट करा जा रहा है, हाइपरसोनिक स्पीड्स में अलाउ किया जा रहा है सुपरसोनिक कंबशन को। रैमजेट एक तरह का ना एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है जो व्हीकल के फॉरवर्ड मोशन को काफ़ी यूज़ करता है, इनकमिंग एयर को कंबस्ट करता है, ऐसा मैंने आपको बताया ही है। तो यानी कि स्क्रैमजेट इंजन में सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैमजेट इंजन है जिसमें हमारा ये हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक कंबशन दोनों में बहुत अच्छा वर्क करता है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स यहाँ पर दे रखा है कि देखो जी कैसी होती हैं, लोअर एल्टीट्यूड पे चलती हैं, इनका ग्लोबली बहुत यूज़ है, एक्सट्रीम स्पीड पे चलती हैं, है ना, और बाईपास कर देती हैं ये डिफेंस सिस्टम को भी। तो की फीचर्स क्या क्या हैं यहाँ पर? यूज़ करता है ये फ्लेम स्टेबलाइजेशन टेक्निक। फिर यहाँ क्या करता है, इग्निशन इन इट लाइक अ कीपिंग अ कैंडल लिट। आप जैसे कैंडल की लिट लगा दो एक हरिकेन में, बस वैसे ही काम करता है। और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा ये डिपेंड रहता है असिस्टेड टेक ऑफ पर। दोनों में कोई थ्रस्ट जीरो एयर स्पीड पर तो चलती नहीं है। तो ये बेसिकली क्या करता है, जितने भी ये स्क्रैमजेट पावर्ड व्हीकल होते हैं ये असिस्टेड टेक ऑफ करते रहते हैं स्पीड वगैरह लगा के अपनी। तो स्क्रैमजेट इंजन काम ऐसे करता है, सबसे पहली बात तो ये ना मैक 3 से अबव चलता है। कोई भी व्हीकल स्क्रैमजेट इंजन से चलेगा तो वो व्हीकल जो होगा उसका सुपरसोनिक जो स्पीड होगी वो मैक 3 के अबव होगी। कंप्रेशन की बात करें तो हवा को कंप्रेस करता है हाई वेलोसिटी में। फ्यूल ये हाइड्रोजन का इस्तेमाल करता है, फिर हवा को कंप्रेस करके इग्नाइट करके चलाता है। थ्रस्ट जनरेशन का काम क्या होता है, एक्सपेंशन करना, हॉट गैसेस को थ्रस्ट प्रोड्यूस करना। न्यूटन का थर्ड लॉ लगाता है, एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वही लॉ यहाँ पर स्क्रैमजेट इंजन में भी इस्तेमाल किया जाता है। एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो आप करोगे वैसी चीज़ें निकल कर आएंगी। अब स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। भाई रॉकेट सारे चला लें आपको फ्यूल और ऑक्सीडाइजर्स की मदद से, आप जाइए बिल्कुल आप स्क्रैमजेट इंजन का मदद लीजिए, क्योंकि जेट इंजन में प्रॉब्लम है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पे कंबशन पे ही काम रिलाई करता है वो। लेकिन स्क्रैमजेट जो इंजन है ये फ्यूल ऑक्सीडाइजर से ये रॉकेट इंजन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप देखो ना, कंपेयर करो रैमजेट और स्क्रीमजेट को। रैमजेट इंजन में स्लो एयर फ्यूल है, यहाँ फास्ट मूविंग एयर इंजेक्शन है, ये मैक 3 to 6 पे चलता है, ये मैक 6 के भी अबव चलता है स्क्रैमजेट। यहाँ पे सबसोनिक है, यहाँ सबसोनिक कंबशन को सुपरसोनिक यूज़ करता है ये। तो सबसे तेज़ कौन सा चलेगा, स्क्रैमजेट इंजन चलेगा ना। तो इन्हांस स्पेस एक्सेस इसका बढ़ जाता है। इसमें कॉस्ट स्पेस मिशंस के लिए कम पड़ेगी। इसरो का जो प्रोजेक्ट है अवतार है उसमें भी वो ऐसे ही सोच रहे हैं कि रॉकेट टू लॉन्च द रैमजेट एंड स्क्रीमजेट इंजन का यूज़ कर रहे हैं। स्पीड बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डेटरेंस की पावर को इंक्रीज़ करने के लिए भी ज़रूरी है। फिर चैलेंजेस क्या होते हैं, इसमें हाई एनर्जी फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है। इनिशियल कॉस्ट बहुत पैसा लगता है, पैसा बहुत लगेगा। एक्टिव कूलिंग सिस्टम के लिए आपको बहुत ऑप्टेन मिनिमल टेम्परेचर ऑप्टेन करना पड़ेगा। हीट रेजिस्टेंस के लिए आपको पूरा इंतजाम कराना पड़ेगा। उसके बाद इंटीग्रेशन इश्यूज़ बहुत हैं, बहुत ऑपरेशनल स्पीड के लिए बड़ा इसमें टंटे लगते हैं।
तो डिस्पाइट टेक्नोलॉजी चैलेंजेस हमारे साथ स्क्रैप जेट इंजन में देखा जा रहा है कि बहुत पोटेंशियल है हमारे डिफेंस एंड स्पेस के लिए। तो हमें ना बहुत ज़्यादा ध्यान अपने कॉस्ट को तो चलो देना है, थोड़ा कम करो, लेकिन रिसर्च करो ना यार, रिसर्च एंड इनोवेशन बहुत काम करेगी और उससे आपका लिमिटेशंस कम होंगे और आप फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ कर पाओगे। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे टू ऑल गाइज।